हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक नए वीडियो के साथ जहां हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लासेस। रिसेंट में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अकाउंटिंग रेशियो। जितने इससे पहले काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, एक बार जो पुराने हैं काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो एक बार पीछे से जो सीरीज है वो देखते हुए आए, ताकि आपके हर एक जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, हर एक टॉपिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो सके। देखिए, बहुत सीधी बात है और मतलब बहुत स्पष्ट बात ये है कि कोई भी एग्जाम निकालने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बनता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं अपने, या आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर एग्जाम्स में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं आप रिलेट करके उसका आंसर कर देते हैं, जिसमें आपकी एश्योरिटी ये बढ़ जाती है कि उसके जो सही होने की संभावनाएं हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, है ना। तो कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो एक कॉन्फिडेंस जो है अपने आप वो बिल्ड हो जाता है कि हमने किया है और हम इसको कर लेंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, 19-20 हो जाता है, लेकिन उस 19-20 को आप एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आता ही नहीं है तो फिर वहां पर दिक्कत हो जाती है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं ये इसीलिए कराई जा रही हैं ताकि, और यूट्यूब पर इसलिए कराई जा रही हैं। देखिए, कुछ मतलब ज़्यादा, वैसे तो ये एक बड़ी अजीब बात है, लेकिन बच्चे मेरे को सजेस्ट कर रहे हैं कि सर आप जो यूट्यूब पर करा रहे हो आप उसका नॉमिनल प्राइस रखो। तो ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, बच्चों ने कहा है, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि YouTube पर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लासेस का एक पूरा का पूरा जो कोर्स है वो अवेलेबल होना चाहिए, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हो। उसका कारण क्या है, सभी बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। और अभी मेरा कोई मन भी नहीं है कि मैं उसको पेड में कन्वर्ट करूं या कुछ भी इस तरह का करूं, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो जितना भी पूरा कोर्स है, चाहे वो अकाउंटेंसी है, चाहे वो बिजनेस स्टडीज है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, इन तीनों से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स बनते हैं या जो भी पूछे जाते हैं लगभग वो सभी के सभी आपको यूट्यूब पर अधिगम मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहेंगे। कारण क्या है? कारण बहुत सीधा सीधा सा है। जब कोर्स होता है तो कोर्स की अपनी एक वैलिडिटी होती है कि भाई एग्जाम तक उसकी वैलिडिटी है, 6 महीने तक उसकी वैलिडिटी है, 3 महीने तक उसकी वैलिडिटी है, 1 साल या 2 साल, जो भी है अपने अपने हिसाब से, सबका अपना अलग अलग होता है। लेकिन उसके बाद भाई जैसे सपोज करो मैंने यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म फिल किया, डेट्स अनाउंस नहीं हो रहे हैं, अनाउंस हो गए सितंबर अक्टूबर में जाकर के, नवंबर में एग्जाम दे लिया, रिजल्ट आ गया जनवरी तक, और फरवरी में जब फाइनलाइज हुआ सब चीजें तो पता चला कि मैं मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया हूं किसी कारण से। तो अब क्या आगे का मैं कोई एग्जाम नहीं भर पाऊंगा या नहीं भरूंगा? ऐसा तो है नहीं। आगे जीआईसी हो सकता है, एलटी ग्रेड हो सकता है, DSSS भी हो सकता है, केवीएस हो सकता है, या बाकी के दूसरे जैसे एमपी हो सकता है, या रीट हो सकता है, या हरियाणा हो सकता है, या हिमाचल प्रदेश हो सकता है। बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं पीजीटी कॉमर्स के, तो और लगभग सभी में सेम चीज़ें हैं। तो अब मुझे वहां पर रिवीजन करना है, तो उस रिवीजन के लिए मुझे टॉपिक्स चाहिए। कोर्स में ऑलरेडी से ले चुका था, तो वो खत्म हो गया, तो अब वो वीडियोस दिखेंगी नहीं। तो क्या किया जाए? दोबारा से कोर्स लिया जाए? क्यों लेना है? आप अधिगम यूट्यूब ओपन कीजिए, यूट्यूब पर अधिगम मंत्रा टाइप कीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए, या टॉपिक सर्च करके अधिगम मंत्रा भी अगर आप डालेंगे तो मेरे ख्याल से वो आ जाएगा। वरना तो चैनल और प्ले लिस्ट आपके सामने अवेलेबल है। स्क्रीन पर आपको मतलब थंबनेल पे आपको टॉपिक दिख ही जाता है, सिंपली आप वो देख सकते हैं इजीली। तो क्या होगा, ये इजी टू यूज है। क्या है? इजी टू यूज, या कह सकते हैं फ्रेंडली यूज है इसका, कि कभी भी आप किसी भी समय कहीं पर भी और कोई पाबंदी के बिना आप इसको देख सकते हैं। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये भी है कि अगर आपको कहीं पे कोई क्वेरी आती है, प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की कोई इशू आता है, तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना। तो ये चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि आप पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूंगा, सिलेक्शन कभी ना कभी तो होगा ही, और प्रयास ये है कि इस बार जो भी वैकेंसीज निकल करके आए
वहां पर हम अपना सिलेक्शन लेकर के बैठ जाए। ठीक, चलिए, तो जो भी लोग नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, है ना। बाकी मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप सभी कृपया दो से 5 लोगों को, कम से कम 2 और अधिकतम 5 लोगों को जो चैनल है उसको शेयर कर दें। फ्रेंड्स में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, या आपका ग्रुप हो सकता है, कोई भी, है ना। एक जिम्मेदारी आपकी इस चैनल के प्रति भी बनती है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मेरा ऑब्जेक्टिव जो है, चैनल का ऑब्जेक्टिव जो है, वो पूरा हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। लास्ट हमने डिस्कस किया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अंदर हमने 3 रेशो डिस्कस किए थे, जिसमें पहला रेशो हमने डिस्कस किया था ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, दूसरा हमने डिस्कस किया था ऑपरेटिंग माने परिचालन अनुपात, तीसरा हमने किया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे बाकी के 2 और कुछ और रेशो। तो कुल मिलाकर के आज प्रयास ये रहेगा कि आज ये जो चैप्टर है ये वाइंड अप हो जाए। क्लियर है? अभी केवल कॉन्सेप्ट क्लासेस ही चलेंगी, है ना। चलिए, तो ये रहा आपके सामने आज का, और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं नेट प्रॉफिट रेशो। और ये रहा नेट प्रॉफिट रेशो आपके सामने, दिखाई दे रहा है सबको। देखिए, ज्यादातर फॉर्मूलाज आप पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े हैं एक बार वो पीछे के जो वीडियोस हैं उनको देख ले, ताकि आपको आसानी रहे। क्लियर है ये वाली बात, और आप रिलेट कर सके, है ना। क्योंकि बीच में से देखोगे तो देखो समझ में नहीं आता है ना। जैसे आप कोई मूवी थिएटर में गए और आप बीच में से मूवी देखने लगो तो वो स्टोरी समझ में ही नहीं आएगी। तो ये वाली कहानी है, ये वाली भी, है ना। चलो, तो नेट प्रॉफिट रेशो माने शुद्ध लाभ अनुपात। हमारे जितने भी रेशोज होते हैं, प्रॉफिट रेशोज, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट है, चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, या चाहे वो नेट प्रॉफिट है, किसी भी तरह का रेशो है, वो सभी के सभी रेवेन्यू माने नेट सेल पर कैलकुलेट किए जाते हैं। भाई सीधी सीधी सी बात है कि जो प्रॉफिट होगा वो सेल पर ही तो होगा। एग्री विद दिस? ठीक, तो जो शुद्ध लाभ अनुपात है उससे क्या पता चलता है? देखिए, जो फर्म होती है वो 2 तरह के खर्चे करती है। एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस माने माल को जो मैन्युफैक्चरर है उसमें जो खर्चा किया जाता है सीधा सीधा। दूसरा, माल को बेचने के समय जो खर्चा किया जाता है माने इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हैं तो आप कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। माने ग्रॉस प्रॉफिट ये आपको बताता है कि आपकी फर्म खर्चे ज्यादा कर रही है कि कम कर रही है, किस पर? ऑन परचेज पर। ठीक, नेट प्रॉफिट बताते हैं कि ओवरऑल आपका जो खर्चा है, आपका जो नुकसान है वो ज्यादा है कि कम है। भाई अगर आपका नुकसान ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन अगर आपका नुकसान कम है तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस रेशो के बेसिस पर या इस रेशो के आधार पर फर्म ये पता लगाती है कि वो कितना एफिशिएंटली अपने खर्चों को, कितना एफिशिएंटली अपने खर्चों को कंट्रोल कर पा रही है। क्या कर पा रही है? कंट्रोल कर पा रही है, ताकि वो अपना नेट प्रॉफिट क्या कर सके? बढ़ा सके। क्लियर हो गई ये वाली बात? ठीक, तो इसमें 2 चीजें आपकी आ गई। एक, इट इंडिकेट्स द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, माने ये व्यवसाय की समग्र माने पूर्ण दक्षता को इंगित करता है। जितना ज्यादा रेशो होगा उतना ही बिजनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि उससे लाभ अनुपात क्या होगा? बढ़ जाएगा। और ये क्या दिखाता है? आपकी एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। माने सीधी सीधी सी बात है, अगर आपका जो रेशो है वो ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट ज्यादा है, और आपका प्रॉफिट ज्यादा है तो इसका मतलब है फर्म प्रॉफिटेबल है। और आपकी फर्म प्रॉफिटेबल कब होगी? जब आपकी फर्म एफिशिएंसी के साथ काम करेगी। तो इस रेशो का काम क्या है? इस रेशो का काम है फर्म की एफिशिएंसी को चेक करना कि वो कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबल में है। ठीक है, फॉर्मूला बहुत सीधा सीधा सा है, बहुत मासूम प्यारा सा फॉर्मूला है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दोबारा सुनो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है?
क्लियर है यहां तक? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय RFO मल्टीप्लाई 100। RFO कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वो भी एक विषय है। और नेट प्रॉफिट के लिए भाई RFO में से COGS माइनस कर दो, क्या गया, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस कर दो और इनकम क्या कर दो, प्लस कर दो। यही तो होता है ना? या RFO में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दो। क्लियर है? या ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस कर दो और इनकम प्लस कर दो। कुल मिलाकर के इनकम प्लस होनी है और एक्सपेंस माइनस होने हैं। ठीक है? और RFO माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही तो बनता है। क्लियर है? ये सारे फॉर्मूलेज आपके इंटर रिलेटेड हैं, समझ करके कर लेंगे, बहुत आसानी से हो जाएंगे। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बस छोटा सा एक टॉपिक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है कंपनी का 20%। ठीक है साहब। क्रेडिट RFO दिया हुआ है 18 लाख। अच्छा, क्रेडिट RFO ठीक है। कैश RFO 10% है किसका, टोटल RFO का। अच्छा एक बात बताओ यहाँ पे, चलो अभी देखेंगे। इफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी वर 50,000, नेट प्रॉफिट निकाला। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपका टोटल प्रॉफिट 100% है, उसमें से आपका कैश RFO दिया हुआ है कितना, 10%। तो एक बात बताओ, क्रेडिट RFO 90% नहीं हो जाएगा? सर हो जाएगा, क्योंकि सर कैश RFO और क्रेडिट RFO ही तो मिलकर के टोटल RFO बनते हैं। बहुत प्यारी बात है, बहुत अच्छी बात है, समझ गए तुम लोग। तो इसका मतलब ये है कि यहां से हम जो है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 18 लाख का, यहां से हम टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक ये है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये क्या होगा, ये निकालना है हमें। तो ये निकालना है तो ये किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सर एक तो ये वाली बात है, क्योंकि जो चीज हमें निकालनी होती है वो तो मल्टीप्लाई में जाती है। अच्छा, अगर ये मल्टीप्लाई में जाएगी तो एक चीज यहाँ पे लिखी जाएगी और एक चीज यहाँ पे लिखी जाएगी। हाँ सर बिल्कुल। तो क्या दो चीजें क्या अवेलेबल हैं आपके पास? सर एक तो क्रेडिट RFO दिया हुआ है 18 लाख का और एक यहाँ पे दिया हुआ है 90 का। तो अगर मैं यहाँ पे 90 लिख करके यहाँ पे 18 लाख लिख दूं तो कोई आपत्ति होगी? बिल्कुल नहीं सर। ये तो आपने बताया हुआ है कि जो हमें गिवन होता है वो ऊपर लिखा जाता है और सर जो हम एज्यूम करते हैं वो नीचे आता है। या सर इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि अगर आपके 90 की क्रेडिट सेल पर टोटल सेल कितनी है 100, तो एक पे कितनी होगी 100/90, तो 18 लाख पर कितनी होगी, तो सर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सर कहानी कुल मिलाकर के वही आ गई है ना। जैसे आपका मन करे वैसे आप कर सकते हैं। अभी मैं हटा रहा हूं 0 से 1 सेकंड, 0 से 0 गया, कितना आ गया 9 दूनी 18, तो ये आ गया आपका 20 लाख। 20 लाख ही आ गया ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक। कितना आ गया आपका 20 लाख। ये क्या आ गया आपका टोटल आ रहा है। अब क्या यहां से मैं GP निकाल सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हो। 20% ऑफ RFO, तो 20% RFO कितना है 20, तो सर 4 लाख आ गया सीधा सीधा सा। यहां तक तो किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, है ना। अगर ये 4 लाख आ गया तो सर अब नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। और सर नेट प्रॉफिट का तो बहुत सीधा सीधा सा रूल है सर, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि वही दे रखे हैं। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट आपने 4 लाख के निकाल लिए थे और एक्सपेंस आपके 50,000 के दे रखे हैं, तो सर सीधा सीधा आपका आ गया 3,50,000। और सर फॉर्मूला लगा दो, आंसर आपके सामने। फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या लगेगा,
नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय RFO मल्टीप्लाई बाय 100। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 3,50,000। ये कितना है सर? 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। सर 1 2 3 4 5 6, तो सर 4 और 2 6, तो बहुत बढ़िया बात होगी। तो 17.5 आ गया सीधा सीधा सा, निकल गया आंसर। कितनी देर का सवाल है, आसान। चलिए नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पहले तो आप ये समझिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आने वाले भविष्य के लिए जहां पर हमें लाभ कमाना होता है, प्रॉफिटेबिलिटी कमानी होती है, उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इन लॉन्ग टर्म बेसिस पर। पहली चीज। दूसरा, उस पर जो हमें लाभ मिलता है उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में रिटर्न कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने फलाना कंपनी में, कोई भी कंपनी 10 लाख रुपए क्या करें? ब्लॉक करें। ब्लॉक माने इन्वेस्ट करें। अब ये कंपनी मुझे इसके बदले 25% की रेट से क्या दे देती है? डिविडेंड दे देती है। तो जो 25% है ये मेरा रिटर्न है, किस पर? इन्वेस्टमेंट पर। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कुल मिलाकर के मेरे लिए क्या है? फायदा है, प्रॉफिट है। ठीक है, ठीक, चलो। अब ये मेरी बात रही। अब फर्म की बात लेते हैं। फर्म जो भी इन्वेस्टमेंट करती है उसके बदले उसे क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है। क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है। इसका मतलब है जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ये बता रहा है कि आप अपने फंड का यूटिलाइजेशन कितना बेहतर तरीके से कर रहे हो ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। क्यों? क्योंकि आप जितने अच्छे तरीके से, जैसे आप में से बहुत सारे शेयर्स वगैरह आपने सुना होगा या बहुत सारे लगाते भी होंगे, शेयर्स में इन्वेस्ट भी करते होंगे, तो आप कितनी बेहतर कंपनी में लगा रहे हैं, कितनी प्रोग्रेसिव कंपनी में लगा रहे हैं, या आप जिस कंपनी में लगा रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके आधार पर आपका रिटर्न डिसाइडेड होता है। भाई आप लगा रहे हो किसी एक ऐसी कंपनी पे जो बहुत अच्छा रिटर्न पे कर रही है ना, एक लगा रहे हो बिना एनालाइज किए हुए, तो वहां पर आपको कम रिटर्न मिल गया। तो कुल मिलाकर के कि आप अपना जो पैसा है उसका यूटिलाइजेशन आप कितना बेहतर तरीके से कर रहे हो ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से या ज्यादा अच्छा रिटर्न आपको मिल सके, पहली चीज। दूसरा, इसको रिटर्न ऑन कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो या यील्ड ऑन कैपिटल रेशो भी कहा जाता है। ये 3 चीजें हैं, क्लियर है? रिटर्न ऑन कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो और यील्ड ऑन कैपिटल। कई बार बच्चे इनको अलग समझ लेते हैं, यही है। ये जो रेशो होता है इंटर और इंट्रा। इंट्रा फर्म क्या होता है साहब? 2 या 2 से फर्म जो होती हैं। और इंटर फर्म क्या होता है? जहां पर आप अपनी ही फर्म में या अपने ही एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन को क्या करते हो? कंपेयर करते हो। तो 2 तरह का एनालिसिस होता है, इंट्रा और इंटर एनालिसिस, कंपैरिजन। जब एक तो मेरी जैसे अधिगम मंत्रा है ना, तो मैं किसी दूसरे कंपनी के साथ क्या कर रहा हूं? कंपैरिजन कर रहा हूं। एक तो वो हो गया। दूसरा क्या है? अधिगम मंत्रा है, अधिगम मंत्रा के 4 कोर्सेज हैं, उन 4 कोर्सेज का आपस में मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, या जो पीछे रेवेन्यू मैंने जनरेट किया उसके आधार पर मैं इस साल का रेवेन्यू क्या कर रहा हूं? कंपेयर कर रहा हूं। तो ये इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात? फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट जिसमें से आप इंटरेस्ट भी दे चुके हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर, टैक्स भी दे चुके हो और डिविडेंड भी पे कर चुके हो, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है उसको कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करना और मल्टीप्लाई बाय 100 करना। क्लियर है? अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड क्या है? ये देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद का प्रॉफिट, उसमें क्या कर दोगे? टैक्स एंड डिविडेंड, उसमें इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, तो वो बिफोर बन जाएगा। क्लियर है? आफ्टर में ऐड करना है, ठीक है? और अगर बिफोर दिया रखा है तो वेल एंड गुड है। कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 तरीके हैं, एक तो एसेट के बेसिस पर और एक लायबिलिटीज के बेसिस पर। तो जब हम पहला मेथड यूज करते हैं तो हम सीधा सीधा ले लेते हैं कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। ये 2 चीजों को ऐड कर दो, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। या
अगर आपके लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं दिए हैं, टोटल डेप्ट दिए हुए हैं और करंट लाइबिलिटी दी है और शेयर होल्डर फंड दिया है, तो शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेप्ट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो आपका क्या निकल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। दूसरी चीज एसेट के बेसिस पर नॉन करंट एसेट, नॉन करंट माने टेंजिबल जो दिखाई दे सकती है, इंटेंजिबल जो दिखाई नहीं देती, जैसे गुडविल हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी दिया है तो भी हम उसको कंसीडर कर लेंगे, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस वर्किंग कैपिटल, या नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। क्लियर कहानी है वाली? या टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। जैसे जैसे आप इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ये चीजें समझ में आती रहेंगी। मनी रिसीव्ड शेयर अगेंस्ट शेयर वारंट्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, एसेट में आपका अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट एंड अदर करंट एसेट जैसे अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, इनको इवेल्युएट नहीं किया जाता है। क्लियर है? इनको इवेल्युएट नहीं किया जाता, ये आपको पता ही है। एक इसका क्या देख लेते हैं, वो देख लेते हैं इसका न्यूमेरिकल, तो आपको आसानी से वो समझ में आ जाएगा। देखो ये इसका वो दिया हुआ है मैंने, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, इक्विटी 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख, जनरल रिजर्व 2,70,000, 10% डिबेंचर, तो ये दिए हुए हैं 4 लाख के, करंट लाइबिलिटी 1 लाख, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हमें तो बिफोर चाहिए 80,000 और रेट दिया हुआ है कितना? 50। हमें क्या निकालना है? नेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बिफोर, इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं क्या? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, PBITD, डिवाइडेड बाय क्या फॉर्मूला था? याद है क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है ये वाली बात? कोई दिक्कत यहां तक? मल्टीप्लाई बाय 100 है ना? चलिए, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? हम PBITD निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं हम? PBITD। तो इसके लिए पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं PBITD। डिविडेंड तो इसमें दे नहीं रखा, तो चलो कोई बात नहीं। प्रॉफिट निकालना है सबसे पहले, तो नेट प्रॉफिट दे रखा है कितना हमें? 80,000 का। ठीक, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना दे रखा है? 50%। तो इसमें ना एक फॉर्मूला लिख लो पहले, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट। प्रॉफिट कितना है? 80,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 50, दैट इज इक्वल टू 1,60,000। 1,60,000 में से 50% माइनस कर दो तो 80,000 आ जाएगा। तो अब आपको निकालना है PBITD। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आ गया, कितना हो? 1,60,000 रुपए। अब इसमें इंटरेस्ट और ऐड कर दो, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? 4 लाख का 10% 40,000 रुपए, तो ये आपका कितना हो गया? 2 लाख हो गया। तो कुल मिलाकर के आपका PBITD आ गया कितना? 2 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब आपकी आधी यात्रा बच गई, आधी से भी कम। क्या यात्रा बच गई अब आपकी? अब आपका बच गया कैपिटल एम्प्लॉयड।
देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का क्या तरीका है, ये दे रखी है कैपिटल 5 लाख की, हाँ जी सर। लॉन्ग टर्म डेप्ट दे रखे हैं 4 लाख के, हाँ जी सर बिल्कुल दे रखा है। 2,70,000 का रिजर्व दे रखा है, हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। तो ये एक कहानी तो यही हो गई तुम्हारी। 4, 5, 5 और 2 7, 7,07,000 तो तुम्हारे ये हो गए। कितने हो गए? 7,07,000। एक सेकंड में लिख लेता हूँ भाई। 4 लाख तो एक ये हो गए, प्लस 1 लाख ये हो गए, प्लस 2,70,000 एक हो गए, और प्लस प्रॉफिट दिया हुआ है कितने का? 80,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है करंट ईयर का, वो भी तो कैपिटल में ऐड होता है। प्लस 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 4 लाख तुम्हारे ये हो गए। इसके अलावा तो कुछ दे नहीं रखा, टोटल एसेट नहीं दे रखी जो करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, है ना। टोटल डेप्ट नहीं दे रखे, लॉन्ग टर्म डेप्ट दे रखे। तो 4, 5, 6, 7,70,000, 7, 4, 11,70,000, तो 15,50,000। 15, 4, 5, 6, 7, 4, 11, 12,50,000। 12,50,000। तो यहां पर आ जाओ 12,50,000। अब इसको सॉल्व कर लो। 4 0 4 0, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 चौक 20, 4 चौक 16% आ गया आंसर। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक कहानी सब? तो इस तरह से ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो समाप्त होता है। कुछ रेशियोज हैं अलग से हैं, ठीक है, तो उनको भी कर लेते हैं। मैं बता दूंगा कि इसमें से 2 रेशियोज तो आपके टर्नओवर के हैं और एक जो है वो आपका क्या है, सॉल्वेंसी का है। बता देता हूं, देखो एक तो ये रहा आपका डेप्ट टू कैपिटल। क्या? डेप्ट टू कैपिटल, ठीक है। तो डेप्ट टू कैपिटल का मतलब क्या है? डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड या सोल्वेंसी। सोल्वेंसी का रेशियो मतलब क्या था कि आपके पास कितना कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड माने आपका खुद का पैसा और प्लस आपका उधार लिया हुआ पैसा कितना अवेलेबल है कि आप एफिशिएंटली अपना जो क्या कह सकते हैं लोन रेज किया है आपने, आप उसको क्या कर सको, पे कर सको। यही तो एफिशिएंसी बताता है। इट इज कंप्यूटेड टू ascertain द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द एंटरप्राइजेस। जितना ज्यादा रेशियो होगा, है ना, जितना ज्यादा रेशियो होगा इसका मतलब क्या, उतना ज्यादा डेप्ट है। तो इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो उतनी अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर के ये तो किसकी बात हो गई कि अगर रेशियो ज़्यादा होगा या कम होगा, तो इससे लेकिन ये ज़रूर पता चल गया कि ये जो रेशियो है ये कंपनी की साउंडनेस के बारे में बात करता है कि कंपनी की एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है, कंपनी कितना एफिशिएंटली अपने डेप्ट के साथ डील करती है, कंपनी कितना एफिशिएंटली अपनी जो डेप्ट और कैपिटल है उनका बैलेंस्ड बना करके चलती है, ताकि कंपनी को किसी भी तरह की फ्यूचर में दिक्कत नहीं हो। क्लियर है? दिस रेशियो इंडिकेट्स द प्रपोर्शन ऑफ फंड divided by long term lenders in comparison to the total capital employed in the business। इसका मतलब क्या है, यह जो रेशियो है माने डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो जो है ये बिजनेस में आपने कुल कितना पैसा लगाया, है ना, कुल कितना पैसा लगाया प्लस कितना पैसा उधार से लगाया। तो 2 चीजें हो गई, एक तो कैपिटल हो गया माने इक्विटी हो गई और एक क्या हो गया, डेप्ट हो गया। इन दोनों के रेशियो को बताता है, डेप्ट और इक्विटी के रेशियो को भी ये बताता है। प्लस लास्ट चीज जो भी हमने डिस्कस करी थी, जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना ही ज्यादा जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी वो क्या होगी, रिस्की होगी, और जितना ही रेशियो कम होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, अच्छा होगा।
तो इसका जो कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर हायर रेशो होगा तो क्या होगा और लोअर रेशो होगा तो क्या होगा, और आंसर आपको सॉरी इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, डेप्ट आपको निकालना मैं पीछे सिखा ही चुका हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड बिल्कुल जस्ट अभी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। और इसका सीधा सीधा मैं इस पर आ रहा हूं, इलस्ट्रेशन पर आ रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, तो अब इसको कैलकुलेट कर लो। तो सबसे पहले तो हमें क्या लॉन्ग टर्म डेप्ट कैलकुलेट करने, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी से दे रखे हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट तो 3,60,000 के, तो हमें कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो हमें तो खाली अब क्या निकालना बाकी रह गया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बाकी रह गया। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा भाई, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, ये क्या बन गया आपका टोटल एसेट, और फॉर्मूला क्या, टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, या नॉन करंट एसेट माइनस प्लस वर्किंग कैपिटल, है ना, ये वर्किंग कैपिटल का भी फॉर्मूला है, तो समझ में आना चाहिए, है ना। देखो ये टोटल एसेट का फॉर्मूला बन गया, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, वर्किंग कैपिटल का। तो इसका फॉर्मूला ये भी क्या हो सकता है, टोटल एसेट सॉरी नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, या टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्लियर है, क्लियर है ना। तो इस तरह से, तो नॉन करंट एसेट हमारी दे रखी है कितनी, 9,60,000 की, प्लस करंट एसेट क्या दे रखी है हमारी 2,80,000 की, माइनस करंट लायबिलिटी क्या दे रखी है हमारी, करंट लायबिलिटी नहीं दे रखी है। ओ ये तो गड़बड़ हो गया भाई, कैसे होगा अब, कैसे होगा, कैसे होगा, तो करंट लायबिलिटी अब निकालना पड़ेगा। तो करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट। ओहो, समझ गए अब कहानी का पेच। तो ये आ गया 9,60,000 प्लस 2,80,000, है ना। एक सेकेंड, ये इधर ऐसे आएगा, माइनस टोटल डेप्ट कितने के, 4 में से 3,60,000 के कितने बचे, 40,000। कर लो इसको, 8 से 14, 10 2 12 लाख आ गया। तो यहां पर कितना आ जाएगा तुम्हारा, यहां पर कितना आ जाएगा, 12 लाख आ जाएगा। 4 ये कट गए, और 12 36, 10 तो 0.3:1 आ गया, क्योंकि ये तो रेशियोज में जाते हैं। सिंपल निकल गया, कैलकुलेट हो गया। कितने ही टाइम लगा बताओ, अगर फॉर्मूलाज क्लियर है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखो बहुत छुटकू से टर्नओवर से रिलेटेड 2 रेशियोज आ रहे हैं, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स निकालनी आती हैं, बोलो हाँ। तो रेवेन्यू माने फिक्स्ड एसेट्स का यूज करके आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, फिक्स्ड एसेट्स का यूज करके आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। क्लियर है, क्लियर है। इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड एसेट्स का यूज करने का मतलब है कि आप कितना एफिशिएंटली अपनी फिक्स्ड एसेट्स का यूटिलाइजेशन करते हो, उनका वेस्टेज नहीं करते। अगर रेशो बढ़ रहा है तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर माने आपका जो रेवेन्यू है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन अगर ये कम हो रहा है तो इसका मतलब आप अपनी जो एसेट है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। और फिक्स्ड एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। देखो कितना आसान है, देखो इसको यहां से समझ जाओ। प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 6,80,000 का, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है कितने का, 6,80,000 का, है ना। 1,20,000 का डेप्रिसिएशन है, तो इन दोनों को माइनस कर दो तो तुम्हारा क्या निकल करके आ जाएगा, 5,60,000। ये तुम्हारा क्या आ गया, फिक्स्ड एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड, सॉरी आरएफओ आएगा,
आर एफ ओ आएगा, आर एफ ओ डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। तो आर एफ ओ कितना है निकालेंगे, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स आ गया हमारा कितना, 5,60,000। अब आर एफ ओ निकाल लो। आर एफ ओ कैसे निकलेगा बताओ, आर एफ ओ कैसे निकलेगा? आर एफ ओ के लिए आपके पास आई टी आर दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है, तो आई टी आर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सी ओ जी एस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। हाँ सर पढ़ा तो यही था, याद आ गया हमें। सी ओ जी एस दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। आई टी आर दे रखा है क्या, हाँ जी दे रखा है। एवरेज इन्वेंटरी दे रखा है क्या, हाँ जी वो भी दे रखा है, 7,20,000। तो सी ओ जी एस नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा सर, निकल गया, क्या बात कर रहे हो आप। तो कितना आ गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 36 लाख। कितना आ गया, 36 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है, तो 20% निकाल लो किसका, 20% नहीं, ऑन कॉस्ट दे रखा है, ऑन कॉस्ट दे रखा है। तो ऑन कॉस्ट का मतलब है, और हमें क्या निकालना है, आर एफ ओ निकालना है, तो हमें प्लस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कॉस्ट 100 है तो आपका सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 120, और यही आपको आर एफ ओ कितना हो जाएगा, 120, और यही आपको क्या करना है, निकालना है। तो 120 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 36 लाख। क्या निकल कर के आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, 2 0 से तो 2 0 कट गई, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, अरे चिंग 72, 7 भारतीय 36 और 7 43, 43,20,000। तो 43,20,000 क्लियर है। अब कर दो इसको डिवाइड, 4 0 से 4 0 गई, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे, एक सेकेंड दो, इसको करेंगे हम, कितना आ गया ये, 432 डिवाइडेड बाय 56, तो ये आ गया बेटे 7.2 टाइम्स, ये टाइम्स में निकलता है। क्लियर हो गई ये वाली बात, क्लियर हो गई। देखो अगर कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपको लगता है या बनता है कि भाई हाँ यहाँ पर हमें दिक्कत आ रही है, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड है, लाइव तो पूछ नहीं सकते हैं ना, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहाँ पर आप मेरे से इजीली पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अपना लास्ट का टॉपिक, जो है नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। ऊपर जो पढ़ा था वो हमने फिक्स्ड एसेट्स पढ़ा था, ये जो है नेट एसेट है। सेम कहानी है, आर एफ ओ अपॉन नेट एसेट, ठीक है, सेम ही चीजें हैं सारी की सारी। क्वेश्चन ही देख लेते हैं इसका। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है, सरप्लस दिया हुआ है, माने बैलेंस इन स्टेटमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दी हुई है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिए हुए हैं, करंट लायबिलिटी दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है, और आपका ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है आर एफ ओ पर। एक सेकेंड, इसमें करंट लायबिलिटीज नहीं दे रखी, करंट लायबिलिटीज भी आती हैं भाई इसमें। चलो देखेंगे, अभी कर लेते हैं, अभी देख लेंगे इसको, जाएगा कहाँ बच के। देखो सबसे पहले नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, तो सबसे पहले हमें आर एफ ओ निकालना है। तो आर एफ ओ कैसे निकलेगा, सी ओ जी एस दे रखा है 25%, तो 125, एक सेकेंड, सी ओ जी एस 30 लाख ऑफ, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ आर एफ ओ दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ आर एफ ओ दे रखा है। तो कॉस्ट क्या होगी, फिर हमारी कॉस्ट निकालनी है ना। तो इसका मतलब है कि अगर मैं आर एफ ओ को 100 मान लूँ, है ना, आर एफ ओ को कितना मान लूँ, 100 मान लूँ, तो मेरी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, मेरी कॉस्ट आ जाएगी 75। कितनी आ जाएगी, 75, और 75 का मतलब है कि मेरे को कॉस्ट दी हुई है कितनी की, 30 लाख की, और 30 लाख को अगर मैं 75 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कितने से कर दूं, 100 से कर दूं, तो मेरा आंसर निकल करके आ जाएगा कितना,
तिया 75, 25 चौका 100, 3 एकम 3, 40 लाख। कितना आ जाएगा भाई? 40 लाख। ये मेरा RFO आ गया भाई। एक तो ये गया RFO। अब बचा नेट एसेट। अब नेट एसेट को तुम क्या मानोगे? नेट फिक्स्ड एसेट्स। और नेट फिक्स्ड एसेट्स का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो नेट फिक्स्ड एसेट का फॉर्मूला क्या है? शेयर होल्डर फंड। भाई यहाँ पर टोटल एसेट का तो कुछ दे नहीं रखा, तो इसी से निकलेगा शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस, है ना, प्लस सरप्लस, जो कि किस में आएगा? माइनस में आएगा। जो कि किस में आएगा? माइनस में आएगा। प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, है ना, प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, है ना। बस यही दे रखा है हमें। तो करंट लाइबिलिटीज भी आता तो वो भी क्या हो जाता? प्लस हो जाता, है ना। करंट लाइबिलिटी होता तो वो भी क्या हो जाता? एक सेकेंड, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है ना, तो इनका तो कोई यूज ही नहीं है। शेयर होल्डर फंड कितना दे रखा है? 4 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए प्लस, जो कि माइनस हो जाएगा कितना? 20,000 प्लस 2,90,000 और प्लस 30,000। तो 2,90,000, 3, 4 और 4 8, तो 8 लाख आ गया ये। तो अगर नहीं भी दे रखा, वैसे दे भी रखा होता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ भी मान लो, 50,000 मान लो, 40,000, कुछ भी मान लो, है ना। तो इसका तो कोई यूज ही नहीं है, ये तो इग्नोर होती हैं। मेरे गलत ध्यान आ गया, अब सही हो गया काम। अब क्या करना है भाई? ये आ गया, ये आ गया, तो फॉर्मूला पुट कर दो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना निकला था? 40 लाख डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया? 8 लाख। कितना आ गया? 8 पंजे 40 आ गया, 5 टाइम्स। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका जो एसेट है उनका यूटिलाइजेशन करके आप कितना कमा रहे हो? 40 लाख रुपए कमा रहे हो। तो बेटा ये हमारे जो है कुछ रेशियोज हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से एक बार कर लें, ठीक है। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो पुरानी सीरीज एक बार शुरू से देख लें ताकि आपको क्लियर हो सके, ठीक है। बाकी कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप बेझिझक जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कहीं पर भी जहाँ मन करे वहाँ पर क्वेरी भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पांस मिल ही जाता है, बच्चों को पता ही है, तुरंत ही रिस्पांस मिल जाता है। बाकी तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करा दो फटाफट से शेयर करके, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीक मंडे एक नए टॉपिक के साथ, जहाँ हम डिस्कस करेंगे कुछ नया टॉपिक। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।